सकती है, लेकिन मेरे प्रयासों और मेरे हौसलों को नहीं। हेलो गाइस, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की। हमने पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर जो है इंट्रोडक्शन हिस्ट्री की बात की है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा आपको। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरीके से हमारे मानव के लिए उपयोगी साबित होती है, किस तरीके से हम किसी भी प्लांट के अंदर या पादप के अंदर, हम कह सकते हैं एनिमल्स के अंदर, फंगाई के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर को हम चेंज कर सकते हैं। तो आज बिल्कुल सीधी साधारण भाषा में जो है हम बात करने वाले हैं। बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले कि किसी भी प्लांट के अंदर या फिर हम कह सकते हैं एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे आनुवांशिक अभियांत्रिकी की, सबसे पहले तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो है करती क्या है आपकी। तो ये जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है ये बायोटेक्नोलॉजी की एक शाखा है। क्या है? एक शाखा है। और इसी शाखा में हम क्या करते हैं, किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने का काम करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है अभी थोड़ी देर में हम समझने वाले हैं। और किसी भी जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है। अब ये ट्रांसफर क्यों किया जाता है तो उसको भी समझेंगे। तो यहां से देखेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं अपन कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन के अलावा जीन का किसी अन्य ऑर्गेनिज्म में क्या कर सके, हम ट्रांसफर करवा सके, तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब देखो किस तरीके से हम जो है जीन को ट्रांसफर करवाएंगे, तो उनकी टेक्निक आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं 2 ऑर्गेनिज्म लेता हूं आपके पास में, ऑर्गेनिज्म नंबर 1 और एक ऑर्गेनिज्म में लेता हूं यहां से नंबर 2। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म मैंने लिया आपके सामने ह्यूमन, यहां से मैंने ह्यूमन ले लिया। इस तरीके से ह्यूमन ले लिया और यहां से मैंने ले लिया है आपके सामने बैक्टीरिया। क्या ले लिया है? बैक्टीरिया ले लिया है। ये है आपके पास में बैक्टीरियल सेल। ठीक है, एक तरफ ले लिया मैंने ह्यूमन और एक तरफ ले लिया मैंने क्या, बैक्टीरिया। अब इन दोनों के अंदर क्या होता है कि जैसे मुझे चाहिए, इसमें इंसुलिन की कमी है या अधिकता है, ठीक है, कमी है, सॉरी, ठीक है। यहां से मैं देख लेता हूं कि कमी है, जैसे मानो सपोज करो इंसुलिन की बात करता हूं मैं। अब इंसुलिन की कमी है इंसानों के अंदर और इसीलिए जो है अपने यहाँ पे जो मानव जीवन है वो डायबिटिक पेशेंट के रूप में जाना जाता है। तो उसी को दूर करने के लिए अपन उसी के उदाहरण से यहाँ पे समझते हैं, ताकि बायोटेक्नोलॉजी की जेनेटिक इंजीनियरिंग अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ से हम इंसुलिन को जो है प्रोड्यूस करेंगे किसी भी बैक्टीरिया के अंदर से, उसको निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज करते हैं और उसको हम क्या करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब कैसे करवाते हैं, देखिए यहां से ध्यान से देखना। इंसुलिन की मैंने बात की है कि ह्यूमन के अंदर इंसुलिन की कमी आ रही है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट की मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब यहां से इंसुलिन का मैंने क्या लिया, जीन लिया या फिर आपने कह सकते हैं डीएनए लिया मैंने। ठीक है, जीन या फिर डीएनए लिया किसका, ह्यूमन का। ह्यूमन सेल यहां पे मैंने ले रखी है, ह्यूमन सेल। ठीक है, यहां से मैंने क्या ले लिया, जीन ले लिया या डीएनए ले लिया। अब इस डीएनए को मैं ट्रांसफर करवाऊंगा इसके अंदर, किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, क्योंकि मुझे क्या करवाना है, यहां से डीएनए जो इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन करवाना है, उसकी मात्रा मुझे चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस ह्यूमन के इंसुलिन जीन को मैं इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर करवाऊंगा। अब मेरे पास आते हैं 2 तरीके, जैसे कि आप एक तो करवा दो कि इस तरीके से डायरेक्ट करवा दो, आपको जो है इस जीन को डायरेक्ट ट्रांसफर करवा सकते हो बैक्टीरियल सेल के अंदर। दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो ध्यान से देखिएगा। इनडायरेक्ट में आपको यहाँ पे एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, ये 4 व्हीलर वो वाली नहीं है आपकी,
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसको हम बोलते हैं वेक्टर, वेक्टर या इसको हम बोल सकते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर या प्लाज्मिड। मतलब ये जीन आपकी इसमें घुसेगा और इसमें घुस के यहां से क्या कहां पे चला जाएगा, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्ती हो जाएगा एंटर। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। ठीक है, किसके अंदर हो गया, बैक्टीरियल सेल के अंदर हो गया। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट ट्रांसफर किस तरीके से हो सकता है और इनडायरेक्ट ट्रांसफर किस तरीके से हम करवा सकते हैं। अब देखिए, यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को समझते हैं पहले। आखिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, पुनर्योज डीएनए क्या है, क्यों कहते हैं इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिए, यहां से नाम से इंडिकेट हो रहा है रिकॉम्बिनेंट, मतलब कॉम्बिनेशन यहां पे हो रहा है, दो डीएनए का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक तो मैंने ले लिया आपकी जीन इसका, जो कि मुझे क्या कहां पे ट्रांसफर करवाना है, बैक्टीरियल सेल के अंदर। किसके द्वारा, वाहक के द्वारा, वेक्टर के द्वारा। अब मैंने क्या किया, इसका प्लाज्मिड का इसका ले लिया, बैक्टीरियल सेल का प्लाज्मिड ले लिया। सपोज करो ये मैंने आपके यहाँ पे प्लाज्मिड ले लिया। ठीक है, ये इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड मैंने यहाँ से इस तरीके से ले लिया और इसकी सेल यहाँ पे आएगी इस तरीके से, ये इसका हो गया। यहां से मैंने क्या किया, प्लाज्मिड को ले लिया और ये जो इंसुलिन वाला जीन है इसको मैं इसमें फिट कर दूंगा, इसमें घुसा दूंगा। ठीक है, इसमें घुसा दूंगा इस तरीके से। इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें घुसा दिया, इस तरीके से फिट कर दिया। अब मैं यहां इस कंडीशन को या इस प्लाज्मिड को क्या नाम दूंगा, तो इस प्लाज्मिड को मैं कहता हूं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। किस नाम से जाना जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से। इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। जब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, तो वहां पे ये क्या करता है, अपनी कॉपीज रेप्लिकेट करता है, अपना अपना जो है रेप्लिकेशन ये करता है और नई कई सारी कॉपीज ये बना देता है वहां पे। और उन कॉपीज में से हम क्या कर लेते हैं, जो हमने जीन इसके अंदर ट्रांसफर किया है उस जीन को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब कैसे किया जाता है अलग उसको, तो उसको भी थोड़ी देर में हम समझने वाले हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया और ये इसका क्या करवा दिया, मैंने क्लोनिंग करवा दी। ठीक है, यार इसको रेप्लिकेशन करवा दिया, इसका काफी सारी इसके अंदर से जो है कॉपियां मुझे मिल गई। ठीक है, अब इसको अलग कैसे करते हैं। देखिए, यहां से मैंने इसका प्लाज्मिड लिया है। ठीक है, प्लाज्मिड लिया है। अब मैंने इसके अंदर प्लाज्मिड को जो है अपना वांछित डीएनए, ठीक है, जो डीएनए है उसको इसमें फिट करके और बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करवा दिया। एंटर करवाने के बाद में मैंने क्या किया, इसका डिवाइड हुआ बहुत सारे, इसके अंदर से हमने क्या कर लिए, बैक्टीरियल जो डीएनए है उनको कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट करने के बाद में आप कहोगे कि सर इसको किस तरीके से हम जो है इन डीएनए खंडों को अलग करें, जिसके अंदर क्या मौजूद है आपकी, जिसके अंदर आपकी मौजूद है इंसुलिन जीन या इंसुलिन का डीएनए। अब इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, यहां से हम देखते हैं सबसे पहले डायरेक्ट किस तरीके से आप जो है इस को ट्रांसफर करवा सकते हैं। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस तरीके से हम जो है डायरेक्ट ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे पास में आती है, सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन दूसरी विधि आती है आपके पास में, दूसरी टेक्निक आती है आपके पास में शॉटगन, शॉटगन या बायोलिस्टिक भी इसको बोला जाता है, बायोलिस्टिक। थर्ड स्टेज आती है आपके पास में लिपोसक्शन। फोर्थ आता है आपके पास में यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया, शॉटगन हो गया, लिपोसक्शन हो गया और माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। तो इन सभी टेक्निक्स के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो यहां से हमारे पास में एक और मेथड आता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर हम किसी भी वेक्टर या प्लाज्मिड का यूज किया जाता है, जबकि इसके अंदर किसी तरीके का कोई प्लाज्मिड या वेक्टर की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, तो देखिए यहां से कौन कौन सी हमारे पास में डायरेक्ट मेथड है। सबसे पहला है मेथड आपके पास में प्लाज्मिड या वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर आप ले सकते हैं यहाँ पे।
जिसको में हम लेंगे यहाँ पे बैक्टीरिया को, किसी भी बैक्टीरिया को इसमें ले लेंगे और दूसरे मेथड में क्या पढ़ेंगे, वायरस वेक्टर। वायरस वेक्टर इसके तौर पे हम लेंगे यहाँ पे TMV, टोबैकोमोजिक वायरस यहाँ से ले लेंगे। हम ले सकते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पे जो है डायरेक्ट किस तरीके से ट्रांसफर करवा सकते हैं, तो इलेक्ट्रोपोरेशन, शॉटगन, बायोलिस्टिक लिपोफेक्शन या फिर माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट की। बात करें तो ये गाड़ी में बैठ के जा रहा है बढ़िया मस्ती से, ठीक है, घूम रहा है, ये तो मजे आ रहे हैं इसके। तो प्लाज्मिड या वेक्टर जो है यहाँ पे यूज में लेंगे हम, और इसमें किसका यूज करेंगे, बैक्टीरिया का यूज करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या होती है, वायरस या वेक्टर, जिसमें हम TMV को यूज में लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये गाड़ी क्या है आपके, इस जीन को बिठा के ले जा रही है। ठीक है, वाहन है, मतलब वेक्टर है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें उदाहरण पढ़ते हैं। थोड़ा सा एक उदाहरण के थ्रू हम समझ लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं इंसुलिन का। सपोज करो जैसे इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर जो है कम होती है, कम प्रोड्यूस होती है, पेनक्रिएटिक की जो ग्लैंड होती है वो कम प्रोड्यूस करती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जिसके अंदर कम प्रोड्यूस हो रहा है इंसुलिन, वो डायबिटिक पेशेंट बन जाता है। कैसे? क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो आपके अंदर अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो शुगर लेवल जो है कंट्रोल नहीं हो पाएगा और आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में होगा क्या कि आप जो है डायबिटिक पेशेंट कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए जैसे ज्यादा कम हो जाती है तो फिर इंसुलिन की मात्रा जो है, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाता है। और इस कंडीशन में आपको डॉक्टर जो है एक सजेशन देता है कि आपको इंजेक्शन लगवाने हैं। किसके? इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने हैं। किस सर, इन इंजेक्शनों को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई साहब इन इंजेक्शनों को ह्यूमुलिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ह्यूमुलिन के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि इनको बनाया कैसे जाता है, इनको बनाया कैसे जाता है। तो चलिए जानते हैं। पहले प्राचीन काल में क्या होता था, या हम बायोटेक्नोलॉजी की पहले की बात करें तो जाइमो टेक्नोलॉजी की बात आती है। तो उस टाइम पे इतना ज्यादा विकसित आपका बायोटेक्नोलॉजी नहीं था, उसको जाइमो टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था। तो उस टाइम इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए आपके गाय और जो सुअर हुआ करते थे उनके पेनक्रियाज को निकालकर उसमें से इंसुलिन निकाला जाता था और उसी को सही तरीके से फिल्ट्रेशन करके, प्यूरिफिकेशन उसका करके और फिर बॉटल में भर के उसको जो है सप्लाई कर दिया जाता था। और उसी को जो है ह्यूमन क्या करता था, अपने इस डायबिटिक क्रिया को कम करने के लिए या जो शुगर लेवल है अपने ब्लड के अंदर उसको कम करने के लिए उसके इंजेक्शन लगवाता था। ठीक है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक अपन यहाँ पे टेक्निक कह सकते हैं कि आप पहले आपका जीवन बचाने से पहले आप किसी ऑर्गेनिज्म का क्या करोगे, वहां पे उसका हत्या करोगे, उसको मारोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा बायोटेक्नोलॉजी बहुत शानदार टेक्निक लेके आता है जिसको हम यहाँ पे देखेंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए यहाँ से इंसुलिन का प्रोडक्शन हम मैं दूसरी तरीके से करवा सकता हूँ। किस तरीके से? आपने अभी गाय सुअर को मारा है उस तरीके से मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर है और इसका मैं क्या ले लूंगा, यहाँ से जीन ले लूंगा और इस जीन को मैंने बैक्टीरिया सेल के अंदर ट्रांसफर करवा दिया। बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर करवाने के बाद में इसमें फिर क्या होगा, जो आपका वेक्टर है जिसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, आपका ये इंसुलिन का जीन जुड़ा हुआ है, इंसुलिन का जीन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसे ही नहीं जुड़ेगा, ये अपन ने कहने में तो कह दिया ठीक है जुड़ गया, फिट हो गया, ये फंस गया इसके अंदर, ठीक है, घुस गया इसके अंदर, नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसकी कुछ प्रोसेस है। यहाँ पे एक एंजाइम काम आता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम आता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंध एंजाइम इसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करता है, सबसे पहले इस प्लाज्मिड के जो डीएनए है उसको कट मार्क करेगा, उसको क्या करेगा, कट करेगा और कट करने के बाद में उसको ऐसे ही छोड़ देगा थोड़ी देर के लिए। फिर जैसे ही आपके इसकी जीन आएगी या ये वाला जो प्लाज्मिड डीएनए खंड है, सेगमेंट है, ये यहां पर आएगा। ठीक है, यहां पर आएगा जो कि हमने इसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम कह सकते हैं हम इसको, या आरए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही अभी मैं कहूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इंसुलिन का यहां से क्या लिया है, डीएनए सेगमेंट ले लिया है और इसी डीएनए सेगमेंट को मुझे इसमें फिट करना है। अब देखिए यहां से ये वाला आरई जो है वही वाला
उसी तरीके का या उसी टाइप का आरएनए यहाँ पे मैं यूज में लूंगा, तभी जाके आपकी ये प्रोसेस सक्सेस हो पाएगी। अब देखिए ये आरई का जो सेगमेंट है यहाँ से मैंने काट लिया है डीएनए का आरई के द्वारा, और इसको यहाँ पे लेके आया मैं, और इसमें मैंने फिट कर दिया, इसमें घुसा दिया, और घुसाने के बाद में क्या हुआ कि इसको मैंने इसके अंदर ट्रांसफर करवा दिया, और ये क्या करेगा यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, और संख्या को बढ़ाने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा, इंसुलिन का जो है फिल्ट्रेशन कर लूंगा। मतलब इंसुलिन इसमें से इस बैक्टीरियल जो सेल हैं ये जो डिवाइड करेंगे प्लाज्मिड यहाँ पे है, इनसे मैं क्या करूंगा, इंसुलिन को बाहर निकाल लूंगा, और मैं क्या करूंगा, डायबिटिक जो पेशेंट है उनको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ठीक है, ये कंडीशन होती है एक। तो अब देखो इसका जो है, आप जैसे मान लो सपोज करो ये वाला आपने यहाँ पे लिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे अलग करोगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसमें से कैसे अलग करोगे, जैसे सपोज करो बैक्टीरियल सेल है, इसमें से कैसे अलग करोगे। या मैंने आपसे कहा कि आपने ह्यूमन सेल ली है, ठीक है, ह्यूमन सेल ली है जो कि इंसुलिन जीन को आपने लिया है, लेकिन इस जीन को आप इस ह्यूमन के अंदर से कैसे अलग करोगे, ठीक है, कैसे अलग करना है। अब देखिए यहां से ध्यान से देखना कि आपने जैसे कि मान लो सपोज करो आपने सबसे पहले लिया बैक्टीरियल सेल को, है ना, सबसे पहले बैक्टीरियल सेल को लिया, इसका डीएनए है इस तरीके से, ठीक है, जो इसका डीएनए है वो है इस तरीके से, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और इस पेप्टिडोग्लाइकेन को कौन सा एंजाइम क्या करेगा, इसको कट करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा, इसको खत्म कर देगा इस भित्ति को, ठीक है, कोशिका जो जीवाणु की भित्ति है इसको कौन करेगा, लाइसोजाइम एंजाइम इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, खत्म कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो डीएनए है यहां से निकालना है, मुझे क्या करना है, डीएनए निकालना है, उसके लिए इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको तो हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बाहर की तरफ क्या है, इसके सेल ओल थी, तो सेल ओल को हमने लाइसोजाइम एंजाइम्स क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया यहां से, ठीक है। दूसरे नंबर पे या तो बैक्टीरियल सेल होगी, या तो हम फर्स्ट नंबर पे बैक्टीरियल सेल ला सकते हैं, और अगर दूसरे नंबर पे देखें, अगर आपको नहीं सर हम तो बैक्टीरियल सेल नहीं लेंगे, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम फंगल सेल दे देते हैं, फंगल सेल ले लो, ठीक है। तो फंगल सेल के अंदर भी वही आपके इस तरीके से सेल वॉल होती है, जो कि किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है, काइटिन की बनी होती है। तो इसको काइटिनेज एंजाइम से काट दो, काइटिनेज एंजाइम से इसको क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है, कर दिया। नहीं से हम तो फंगल सेल भी नहीं लेंगे, हम तो कोई और ही लेंगे, तो चलो कोई और ले लेते हैं। तो आप मान लो यहाँ पे प्लांट सेल ले लो, ठीक है, इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, इनके सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यहां से खत्म कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे डीएनए है, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसका डीएनए बिल्कुल इसे बिखरा हुआ होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल की बात करोगे तो आपके सेलुलोज की जो है कोशिका भित्ति बनी होती है, और इसको सेल्यूलेज एंजाइम से आप क्या कर सकते हो, सेल्यूलेज एंजाइम से आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसकी सेल वॉल को। अब या तो ऐसे इसको ले लो, या इसको ले लो, या इसको ले लो। अब आप तो कहोगे सर हम तो तीनों में से किसी को भी नहीं ले, हम तो लेंगे यहाँ पे एनिमल सेल को, एनिमल सेल को ले लो, चलो इसका डीएनए ये रहा, ठीक है, और एनिमल सेल में किसी प्रकार की कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो यहां पे पाया जाता है आपके सेल ओल। अब देखिए इसके अंदर भी सेल ओल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल ओल तो हमने डिस्ट्रॉय कर ही दी, ठीक है। अब इस सेल मेम्ब्रेन को मैं डिस्ट्रॉय करूंगा यहां से, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, यहां से डीएनए निकालना है ना, डीएनए निकालना है ना मुझे, ठीक है। आप चाहे इसमें से निकालो, क्योंकि इसमें से निकालोगे तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मिड लेना पड़ेगा, और प्लाज्मिड लेने के लिए भी आपको ये क्रिया तो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये प्रोसेस तो आपको समझना ही पड़ेगा, तभी जाके आप या तो इसमें से निकाल सकते हो या इसमें से निकाल सकते हो, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को हमें डिस्ट्रॉय करना है, इन सब के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब सेल मेम्ब्रेन पता है आप लोगों को कि इसमें कौन कौन से पदार्थों की जो है सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड की। लिपिड की को किस के द्वारा हम डिस्ट्रॉय करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो एक एंजाइम आ जाएगा आपके पास में, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम के द्वारा आप लिपिड को क्या कर सकते हो, यहां से खत्म कर सकते हो। आगे बात आती है प्रोटीन की, ठीक है, लिपिड, प्रोटीन और आरएनए। और अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो स्टार्च भी इसके अंदर होगा,
स्टार्च भी इसके अंदर मौजूद होगा। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीएज एंजाइम हो जाएगा। आरएनए की बात करें तो आरएनएज, और स्टार्च की बात करोगे तो एमाइलेज। ये सारे के सारे एंजाइम है जो कि लिपिड को तो लाइपेज एंजाइम खत्म कर देगा, प्रोटीन को प्रोटीएज, आरएनए को आरएनएज और स्टार्च को एमाइलेज खत्म कर देगा। और जब ये खत्म हो जाएगी तो आपके पास में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डीएनए बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने क्या किया, सारे के सारे जो डीएनए के अलावा का जो जितने भी पार्ट्स थे इसके उन सबको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, यहाँ से उन सबको खत्म कर दिया है। अब आपके पास में बचेगा क्या, डीएनए बचेगा। अब इसी यही तो चाहिए था हमें, ठीक है ना, यही तो चाहिए था, बस ये चाहिए। अब आगे क्या करते हैं, इसको क्या किस काम में लेंगे। अब इस डीएनए को हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से इसका आइसोलेशन करेंगे। ठीक है, इस डीएनए को जैसे मैंने क्या किया, ये निकाल लिया, इस तरीके से बाहर निकाल लिया भैया ना, डीएनए निकाल लिया, बाकी सबको मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। आप चाहो तो इसमें से भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन सभी के अंदर होती है, और सेल मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन, आरएनए और स्टार्च की बनी होती है। स्टार्च अगर बात करोगे तो प्लांट के अंदर आएगा, बाकी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो, हमने अब इस डीएनए को हमें अलग करना है। अब अलग कैसे करते हैं, जैसे मान लो समझ करो मैंने इस डीएनए को अलग करना है। अब इस डीएनए को मैं क्या करूंगा, दारू में डालूंगा। किसमें, अरे दारू मतलब वाइन, शराब के अंदर मैं इसको डालूंगा। ठीक है, वो पीने वाला दारू है ना, इथेनॉल बोलते हैं इसको, इथेनॉल। ठीक है, ठंडी दारू जो है, ठंडी दारू में इसको मैं डालूंगा, और डालते क्या हो जाएगा, जितने भी वेस्टेज मटेरियल। अब आप कहोगे कि सर क्या कर रहे हो आप, अरे भाई सही है, सुनना, ध्यान से सुनना, देख इधर फटाफट से देखो, ये सारे के सारे लिपिड है, प्रोटीन है, आरएनए है, स्टार्च है, ये सब के सब क्या कौन लेके जाएगा, क्या तुम खाओगे क्या इनको, नहीं, फिर कहां रहेंगे, अरे भाई इसमें तो रहेंगे, है ना, तो इनको भी तो अलग करना है हमें। तो यहां से हमने क्या किया, एक प्लेट ले ली, और इस प्लेट में मैंने क्या कर दिया, इस डीएनए के सारे जो भी पार्टिकल्स हैं इन सबको मैंने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है ना, इसमें मैंने भर दिया है आपके इथेनॉल, ठंडी दारू, इथेनॉल को भर दिया है ना, डाल दिया इसमें, बढ़िया भर दिया कूट के। अब मैंने क्या किया, ये डीएनए भी इसके अंदर है, लेकिन देखो इथेनॉल जो है इसके ऊपर की साइड में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई देने लगेगी, या हम कह सकते हैं इसको, जैसे ही हम इसमें क्या डालेंगे, ये इस तरीके से हमने क्या डाला, इसमें कुछ चम्मच वगैरह या ऐसे डाला, तो आप इसको घुमाओगे ना, तो आपके थ्रेड लाइक मतलब लंबी दागनुमा संरचनाओं में आपको जो है इस पेन के अंदर, या फिर आप कोई भी लकड़ी वगैरह डालते हो तो, या चम्मच डालते हो तो उसके अंदर जो है लिपटते हुए आ जाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होगी। अब देखिए इथेनॉल है, जितने भी वेस्टेज मटेरियल था ये अपन ने जो डिस्ट्रॉय किए थे वो सब के सभी इसके अंदर बैठ जाएंगे, और जो आपके डीएनए है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर तैरने लगेगा, जिसको हम क्या करेंगे, अलग निकाल लेंगे। अब चलिए देखते हैं, अलग निकाल लिया, मान लो हमने ये जिसे ये निकाल लिया, मान लो यहाँ पे ये इस तरीके से निकाल लिया मैंने, है ना, इस तरीके से ये निकाल लिया, है ना, इस तरीके से है, मान लो ये, है ना। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है कि अगर आपने ये लिया है तो कोई बात है नहीं, है ना, अगर ये लिया है, जैसे मान लो बैक्टीरिया का लिया है ना, बैक्टीरिया किस तरीके से लिया है, अभी समझेंगे उस चीज को। देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं, जैसे इंसुलिन का हमने यहाँ पे जीन लिया है ना, जीन लिया है। अब इसको मुझे निकालना है, क्योंकि मुझे इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाना है ना। सपोज करो इंसुलिन का जीन ये है आपके पास में, इस तरीके से ये यहाँ पे इंसुलिन का सेगमेंट आपके पास में रखा हुआ है। अब इसको कैसे अलग करेंगे, है ना, इसको कैसे अलग करेंगे, तो देखिए यहाँ से कुछ साइट होती है हमारे पास में, रिकॉग्निशन साइट। तो रिकॉग्निशन साइट जो है, कुछ एंजाइम होते हैं, तो वो एक विशिष्ट रिकॉग्निशन साइट पर ही अटैक करता है। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम होते हैं, देखो एंजाइम में पढ़ेंगे अपन, तो इनको काटने के लिए, जैसे ये सेगमेंट मुझे अलग करना है, तो इसको मैं काटूंगा तो वो किसके द्वारा काटा जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काटा जाएगा। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात आती है, तो अगर मैं इसमें जैसे इसमें से इंसुलिन अलग करना है, या इसमें से मुझे ये सेगमेंट अलग करना है, यहाँ पे इंसुलिन का जीन मुझे डालना है, ठीक है, तो इसके लिए मुझे काटना पड़ेगा, और उसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में आएगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आखिर में है क्या, ये प्रोसेस तुम लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं कि आखिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो करता क्या है।
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहे हैं हम। देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये आपके न्यूक्लिक एसिड को काटता है। न्यूक्लिक एसिड को ये क्या करता है, कट करता है, ठीक है। और इसको कट करने के लिए आपके एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। न्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आरएनए और दूसरा होता है डीएनए, ठीक है। अब मैं यहां से देखूंगा कि आरएनए को तो कौन डिस्ट्रॉय करेगा या कौन काटेगा, ठीक है। डिस्ट्रॉय कौन करेगा, तो यहां से आरएनएज एंजाइम डिस्ट्रॉय कर देगा इसको, डीएनए को डीएनएज कर देगा, ठीक है। अब इस तरीके से आपके डीएनए को काटने वाले दो एंजाइम होते हैं। कितने होते हैं, दो एंजाइम होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉय तो ये कर देगा, लेकिन अगर काटने वाले की बात करूं, जैसे न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय कौन करेगा, डायरेक्ट मेरे को मान लो, सपोज करो पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड डिस्ट्रॉय करना है ना, डीएनए आरएनए सब कुछ डिस्ट्रॉय करना है, तो मुझे न्यूक्लियस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसमें सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या करना है, सेगमेंट काटने हैं, ठीक है, विशिष्ट अनुक्रम काटना है ना। तो उस चीज को देखो, यहां पे एक तो होता है आपके पास में डीएनए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और एक होता है डीएनए एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। डीएनए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और डीएनए एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। अब यहां से थोड़ी देर में हम बात करते हैं सबसे पहले कि डिस्कवरी कैसे हुई इनकी। डिस्कवरी की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ये डिस्कवरी की बात करते हैं कि आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किस तरीके से किया गया। मैंने यहां पे ले लिया एक बैक्टीरियल सेल ले लिया, है ना। जिसको मैं छोटा लिखता हूं ताकि समझ में तो अच्छा से आएगा, ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल मैंने ले लिया, ये बैक्टीरियल सेल ले लिया यहाँ पे ना। और मैंने क्या किया कि इसका तो एक सर्कुलर इस तरीके से डीएनए है इसे आपके पास में, ये सर्कुलर डीएनए इसका हो गया, है ना। अब यहां से मैंने क्या किया कि आपके एक जो वायरस है इसने अटैक किया इस तरीके से और अपना डीएनए इसमें प्रवेश करवा दिया, ठीक है। अपना जो डीएनए है या इस तरीके से मैंने यहाँ पे डीएनए बना दिया और इसको मैं बोल दूंगा वायरल डीएनए, ठीक है। ये वायरस का डीएनए है, वायरस का डीएनए जैसे आपके वायरस इसके इस बैक्टीरियल सेल के अंदर या इकोलाई के अंदर आपके ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर होते ही इंटर होते ही फटाफट से आपके एक एंजाइम एक्टिव होगा, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्टिव होते ही और ये क्या करेगा, अपनी साइट को, अपने जो पैलिंड्रोमिक सिस्टम है, साइट है, उसको पहचानने लग जाएगा, रिकॉग्निशन साइट को पहचानने लग जाएगा, ठीक है। अपने पैलिंड्रोम को पहचानने लग जाएगा। जैसे सपोज करो CCG AAG, इस तरीके से आपके पास में यहाँ पे साइट है, ठीक है ना। तो ये इसको पहचानेगा और इसको क्या कर देगा, इसके कट पीस कर देगा, मतलब इसको खत्म कर देगा। और वायरस क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करते हैं, जीवाणुओं को खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आपके आरएनए क्या किया, इस वाले अनुक्रम को पहचान के और इस वाले डीएनए को खत्म कर दिया यहां से। अब देखिए, अब आप कहोगे किस तरह ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए है तो क्या इसको नहीं करेगा, करेगा भाई, है ना, करेगा, लेकिन अभी रुकेगा है क्योंकि इसको पहचानने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहां पे जो है मेथाइलेज ग्रुप होता है, मेथाइलेज ग्रुप पाया जाता है जिसमें CH3 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। मेथाइलेज ग्रुप पाया जाता है जो कि इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है इसके डीएनए को, ठीक है ना। इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो काटता है यहाँ पे, इससे बचाता है कौन, मेथाइलेज ग्रुप, ठीक है। अब ये मेथाइलेज ग्रुप जो है ये क्या काम करेगा, जैसे ये भी क्या करेगा, एक विशिष्ट अनुक्रम इसके अंदर, जैसे मान लो CAGGAC इस तरीके से अनुक्रम है मान लो, तो इस तरीके से इन अनुक्रमों को पहचानने के लिए आपके पास में और नया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, क्योंकि एंजाइम जो है आपके समथिंग 900 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है खोजे जा चुके हैं 230 बैक्टीरियल सेल में से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे बात करते हैं कि ये मेथाइलेज इस तरीके से यहाँ पे ये कट कर देगा इसको, जहां से काटना है, मतलब जहां से इसको काटना है, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ से काट दिया इसने, ठीक है ना। तो इसके लिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियेज होगा यहाँ पे काम में आएगा, वही एंजाइम यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे वही एंजाइम यहाँ पे एक क्या साइट होती है, ठीक है ना। तो जिस एंजाइम से आप वहां पे काटोगे उसी एंजाइम से यहाँ काटोगे ताकि इसको इसमें फिट कर सके,
ठीक है, और आप क्या कर सको, नई इसकी कॉपीज बना सको। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस होता है। अब ये काम किस तरीके से करता है तो उसको भी हम जो है आगे देखने वाले हैं। और आगे देखेंगे हम, आज की वीडियो में काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, तो आगे की वीडियो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है और किस तरीके से आपके डीएनए जो खंड होता है उस सेगमेंट को कहां से काटता है, जीए से काटता है, और किस तरीके से जुड़ता है उसके अंदर। ये जो आपके जीन है ये ट्रांसफर होती है, फिट हो जाती है, उसके अंदर घुस जाती है, ठीक है, और फिर उसको हम क्या कहां पे ट्रांसफर करवा देता है, इस वेक्टर के द्वारा, इस गाड़ी के द्वारा इस नई बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर करवा देते हैं। ठीक है, तो वो सारे प्रोसेस अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।